हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। दोस्तों, कैसे हैं आप सभी? आशा करता हूं आप सभी अच्छे होंगे। दोस्तों, आज हम बात करेंगे करंट अफेयर के साथ स्टैटिस्टिक्स जी के, जो आने वाले एग्जाम के दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण हो सकते हैं। दोस्तों, चलिए आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं। तो आज की क्लास की मोटिवेशन लाइन है, ईश्वर कहते हैं किसी को तकलीफ देकर मुझसे अपनी खुशी की दुआ मत करना। किसी को तकलीफ देकर मुझसे अपनी खुशी की दुआ मत करना, लेकिन अगर किसी को एक पल की भी खुशी देते हो तो अपनी तकलीफ की फिक्र मत करना। तो किसी को अगर एक पल की खुशी देते हो तो अपनी खुशी का तकलीफ यानी कि फिक्र मत करना। तो यही अभी मतलब जो प्रकृति का नियम है, जस्ट इसी की तरह चल रहे हैं। और किसी की आप मदद करते हैं तो उसकी फल का चिंता मत करिए, उसका आपका जो है फल अपने आप यानी कि भगवान ज़रूर देते हैं, आज नहीं तो कल। तो चलिए, तो इसके अनुसार से यानी कि आज की फर्स्ट क्वेश्चन की शुरुआत करते हैं। अब बात करते हैं आज के पहले क्वेश्चन की। तो हाल ही में रेबीज से मुक्त होने वाला भारत का पहला राज्य कौन बना है? तो रेबीज से मुक्त होने वाला पहला राज्य की बात करते हैं जो गोवा बना है। तो बात करते हैं गोवा के बारे में। तो मुख्यमंत्री डॉक्टर प्रमोद सावंत ने घोषणा की कि गोवा रेबीज मुक्त होने वाला देश का पहला राज्य बन गया है। और सीएम ने बताया कि यानी कि गोवा के सीएम प्रमोद सावंत ने बताया कि पिछले 3 साल से राज्य में रेबीज का कोई भी मामला सामने नहीं आया है। मिशन रेबीज की टीम बहुत प्रभावी ढंग से अपना काम कर रही थी और कुत्तों के लिए टीकाकरण भी कर रही थी। और वहीं बात करते हैं रेबीज की, यानी हाइड्रोफोबिया, यानी कि रेबीज को हाइड्रोफोबिया भी कहते हैं। और यह विषाणु से फैलने वाला एक रोग है। और यह जो है रोग कुत्ते, बिल्ली, सियार और भेड़िए के काटने से या जख्म को चाटने से होता है। और इसका विषाणु वायु के द्वारा भी फैलते हैं। और वहीं बात करते हैं 28 सितंबर 2017 को संपूर्ण विश्व में विश्व रेबीज दिवस मनाया गया है और इसकी शुरुआत 2017 से ही माना जाता है। और वहीं बात करते हैं, यह थीम वर्ष 2030 तक रेबीज से शून्य मानव मृत्यु हेतु पहुंच हेतु वैश्विक लक्ष्य और रूपरेखा को दर्शाता है। यानी 2023 तक जो है इस रेबीज से मानव की मृत्यु होने वाले शून्य लक्ष्य रखा गया है। और बात करते हैं रेबीज के बारे में। और बात करते हैं, अभी तक में भारत चेचक और पोलियो से मुक्त हो चुका है। यानी कि 2 रोगों से भारत को मुक्त घोषित किया गया। चेचक और पोलियो से भारत को मुक्त घोषित कर दिया गया। और वहीं बात करते हैं 2025 तक टीबी मुक्त होने वाला कारक रखा गया। यानी कि 2025 तक आप पूछे तो टीबी को मुक्त होने का लक्ष्य कब तक रखा गया है? तो 2025 तक रखा गया है। और मलेरिया से मुक्त होने का लक्ष्य की बात करें तो 2030 तक रखा गया है। और बात करते हैं वहीं कुत्ते के काटने से फैलता है यह रोग जो है कुत्ते के काटने से फैलता है। देख सकते हैं आप, कुत्ता, बंदर, लोमड़ी, चूहा, भालू या खरगोश आदि से काटने से या जख्म को चाटने से यह रोग फैलता है। और इनकी बात करते हैं गोवा के बारे में और भी विस्तार से। और गोवा की बात करते हैं तो गोवा 100% जल कनेक्शन वाला पहला राज्य बन गया है। और गोवा की बात करते हैं तो गोवा क्षेत्रफल में सबसे छोटा राज्य है। और वहीं बात करते हैं हाइड्रोफोबिया में पानी से डर लगता है। यानी कि हाइड्रोफोबिया जो रोग होता है तो इसमें पानी से डर लगता है और इसे जो पानी से डरता है उसे हाइड्रोफोबिया कहते हैं। और वहीं बात करते हैं गोवा की राजधानी पणजी है। और मुख्यमंत्री की बात करते हैं प्रमोद सावंत गोवा के अभी वर्तमान में मुख्यमंत्री हैं। और राज्यपाल की बात करते हैं भगत सिंह कोश्यारी गोवा के अभी वर्तमान में राज्यपाल है। और मुख्य न्यायाधीश की बात करते हैं दीपांकर दत्ता अभी वर्तमान में मुख्य न्यायाधीश हैं। गोवा की स्थापना की बात करते हैं 30 मई 1987 में गोवा का स्थापना किया गया था। और लोकसभा सीटों की बात करें तो गोवा में 2 है। और राज्यसभा सीटों की बात करते हैं 1 है। और विधानसभा सीटों की बात करते हैं 40 है। और गोवा में अभी जो है 2 जिले हैं। तो गोवा में कितने जिले हैं? तो 2 जिले हैं। अब आइए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अब बात करते हैं दूसरे क्वेश्चन की। केंद्रीय सतर्कता आयोग में भारत के कार्यवाहक केंद्रीय सतर्कता आयुक्त के रूप में किसे नियुक्ति किया गया है? यानी कि नियुक्त किया गया है तो यह बात करते हैं सुरेश एन पटेल को नियुक्त किया गया है। हाल ही में इसे नियुक्त किया गया है। और यह जो नियुक्त हुआ है संजय कोठारी के स्थान पर नियुक्त हुआ है। यानी कि इसके स्थान पर संजय कोठारी के स्थान पर सुरेश एन पटेल को नियुक्त किया गया है। अब सवाल है सीवीसी का, यानी सीवीसी की पूर्ण रूप की बात करें तो सेंट्रल विजिलेंस कमीशन होता है। और बात करते हैं सीवीसी की, यानी सीवीसी को हिंदी में यानी कि इसका अन्य नाम केंद्रीय सतर्कता आयुक्त है। और वहीं बात करते हैं केंद्रीय सतर्कता आयुक्त यानी सीवीसी को अधिनियम 2003 के तहत यानी कि एक्ट जो है 2003 के तहत इसे
बहुराष्ट्रीय यानी कि बहुसदस्य निकाय बना दिया गया था। 2003 में बात करते हैं, यह बहुसदस्य निकाय बना दिया गया है और उसी में जिसमें कि एक आयुक्त यानी कि एक केंद्रीय सतर्कता आयुक्त और 2 सतर्कता आयुक्त के सदस्य होते हैं, यानी कि इसमें कुल 3 सदस्य होते हैं, जिसमें कि एक मुख्य यानी कि एक केंद्रीय सतर्कता आयुक्त और 2 होते हैं सतर्कता आयोग के सदस्य। और जी इन दोनों यानी कि इन तीनों की नियुक्ति की बात करें तो राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है और यह एक असंवैधानिक निकाय यानी कि संवैधानिक निकाय नहीं है। अब बात करते हैं इसके बारे में और भी। अब बात करते हैं केंद्रीय सतर्कता आयोग का गठन की बात करें तो फरवरी 1964 में किया गया था और इसकी मुख्यालय की बात करें तो नई दिल्ली में इसका मुख्यालय है। और आप देख सकते हैं केंद्रीय सतर्कता आयोग जिसको सेंट्रल विजिलेंस कमीशन कहा जाता है और इसका ध्येय वाक्य की बात करते हैं सत्य निष्ठा प्रतिज्ञा इसका ध्येय वाक्य है। अब बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। हाल ही में अमेजन के AWS ने किस एनक्रिप्टेड मैसेजिंग ऐप का अधिग्रहण कर लिया है? तो बात करते हैं अमेजन के AWS ने किस एनक्रिप्टेड मैसेजिंग ऐप का अधिग्रहण किया है? तो यह वीकर यानी वीकर का अधिग्रहण कर लिया गया है। अब बात करते हैं इसके बारे में विस्तार से कि इसका अधिग्रहण जो किया गया है क्यों किया गया है और इसका क्या फ़ायदे हैं अधिग्रहण करने के, इसके बारे में हम जानेंगे। चलिए अब बात करते हैं वीकर एक ऐप है जिसको Amazon.com इंक क्लाउड कंप्यूटिंग यूनिट अमेजन वेब सीरीज यानी कि AWS का फुल फॉर्म की बात करें तो अमेजन वेब सीरीज है और इन्हीं के द्वारा एक अज्ञात राशि के लिए अधिग्रहण किया गया है, यानी कि इन्हीं के द्वारा इसे वीकर ऐप को अधिग्रहण कर लिया गया है। और बात करते हैं वीकर एक एनक्रिप्टेड मैसेजिंग सेवा है जिसे 2012 में स्थापित किया गया था। यानी वीकर की स्थापना की बात करें तो इसकी स्थापना 2012 में हुआ था। और वहीं बात करते हैं मुख्य रूप से संयुक्त राज्य अमेरिका में सरकारी एजेंसियों द्वारा उपयोग किया जाता है, यानी कि इस ऐप का यानी कि वीकर ऐप का उपयोग संयुक्त राज्य अमेरिका के सरकारी एजेंसियों द्वारा किया जाता था। और वहीं बात करते हैं अमेजन की वर्तमान में CEO जेफ बेजोस है और बात करते हैं यह 1996 से 5 जुलाई 2021 तक यह इसका CEO रहने वाले हैं। और अगला CEO की बात करते हैं जेफ बेजोस की जगह एंडी जेसी इसका स्थान लेने वाले हैं। और बात करते हैं यह एग्जाम के दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण है और यह दुनिया के सबसे अमीर व्यक्ति है और जेफ बेजोस दुनिया के सबसे अमीर व्यक्ति है। और वहीं बात करते हैं अमेजन की स्थापना 5 जुलाई 1994 में अमेजन का स्थापना किया गया था। याद रखिएगा यह एक क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण है। आप चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अब बात करते हैं चौथे क्वेश्चन, विदेशी कामगारों के लिए दुनिया का सबसे महंगा शहर किसे घोषित किया गया है? तो दुनिया का सबसे महंगा शहर यानी विदेशी कामगारों के अनुसार अशगाबाद को घोषित किया गया है। अब बात करते हैं अशगाबाद की, तो अशगाबाद के बारे में हम जानते हैं। आइए अब अशगाबाद की बात करते हैं। जो तुर्कमेनिस्तान की राजधानी अशगाबाद है, यानी तुर्कमेनिस्तान की राजधानी की बात करते हैं अशगाबाद है और यह मध्य एशियाई देश है। तुर्कमेनिस्तान एक मध्य एशियाई देश है और इसको विदेशी कामगारों के लिए दुनिया का सबसे महंगा शहर घोषित किया गया है। और कंसल्टेंसी फर्म मर्सर द्वारा 2021 के कॉस्ट ऑफ लिविंग सर्वे में यह शहर सबसे ऊपर है। और हांगकांग की बात करते हैं दूसरे नंबर पर है। और वहीं बात करते हैं उसके बाद लेबनान यानी कि लेबनान की राजधानी बेरूत की थी और जापान दोनों यानी कि दूसरे उसके बाद दूसरे नंबर पर हांगकांग है। उसके बाद लेबनान की राजधानी बेरूत और जापान के टोक्यो है। और वहीं बात करते हैं अब कि अगर आप कहोगे कि क्या कोई भारतीय शहर भी इसमें शामिल है, तो हाँ, तो हम कहेंगे भारतीय शहर भी शामिल है। अब बात करते हैं मुंबई की, तो मुंबई की बात करते हैं या दुनिया में महंगे शहर में, तो दुनिया में महंगे शहर के में मुंबई का स्थान 78वें स्थान पर आता है। और वही बात करते हैं और दूसरे भारत की दूसरे सबसे महंगा शहर तो बात करते हैं दिल्ली की बात करते हैं 117वें स्थान पर है, यानी कि 117वें स्थान पर है। वहीं बात करते हैं चेन्नई की, तो चेन्नई की बात करें तो 158 यानी कि 158 स्थान पर चेन्नई आता है। वही बेंगलुरु की बात करते हैं तो बेंगलुरु की बात करते हैं यह 170 स्थान पर आता है महंगे के अनुसार। वहीं कोलकाता की बात करें तो यह 171 यानी 171 स्थान पर कोलकाता दुनिया के सबसे महंगे शहर में से आता है। अब बात करते हैं, अब ये देख सकते हैं तुर्कमेनिस्तान की राजधानी अशगाबाद की ये तस्वीर है जो दुनिया की सबसे महंगे शहर है।
अब बात करते हैं कि तुर्कमेनिस्तान की राजधानी की बात करते हैं तो अशगाबाद है। और आप यहाँ देख सकते हैं यहाँ ईरान है जो कि नॉर्थ यानी कि साउथ साइड में ईरान है, और वेस्ट ईस्ट में बात करते हैं तो यह अफगानिस्तान है। और यहाँ देख सकते हैं ये पाकिस्तान है, इसके बाद अपना इंडिया है। और वहीं बात करते हैं इसके नॉर्थ में उज्बेकिस्तान देश है। तो यह देख सकते हैं यह मध्य एशियाई एक कंट्री है। अब बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। पहले लोग नाराज होते थे तो खाना नहीं खाते थे, और आजकल पहले लोग नाराज होते थे तो खाना नहीं खाते थे, और आजकल खाना तो खा लेते हैं लेकिन ऑनलाइन नहीं आते हैं। खाना तो खा लेते हैं लेकिन ऑनलाइन ही नहीं आते हैं। तो चलिए अब अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अब बात करते हैं 5वें क्वेश्चन की। सुदीप मिश्रा की किस पुस्तक में द दूची चंद स्टोरी का वर्णन किया गया है? तो बात करते हैं दोस्तों, इस क्वेश्चन का जो है कचूमर निकल गया है मिस टाइपिंग की वजह से। तो इसका हम आंसर बता देते हैं। इसका जो आंसर होगा पियर्सली फीमेल पुस्तक में दूती चंद के बारे में वर्णन किया गया। अब बात करते हैं दूती चंद के बारे में वर्णन यानी जिक्र किया गया है कि कैसे गांव के रहने वाले एक सामान्य सी यानी कि साधारण सी महिलाएं जो गोल्ड मेडल तक कैसे पहुंच गए, इसके बारे में वर्णन किया गया। यानी कि दूती चंद की कामयाबी और इसके जीवन के संघर्ष का जिक्र किया गया है। और बात करते हैं दूती चंद की, तो यह दूती चंद ओलंपिक की 100 मीटर में भाग लेने वाली केवल 5वीं भारतीय है, जब इन्होंने 2016 में रियो ओलंपिक के लिए क्वालिफाई किया था। और अब बात करते हैं पत्रकार सुदीप मिश्रा की किताब पियर्सली फीमेल द दूती चंद स्टोरी में लिंग पहचानवाद यानी लिंग पहचान विवाद के विस्तृत वर्णन के साथ दूती चंद की यात्रा का वर्णन है, जिसने उन्हें भारतीय खेल में एक प्रतिष्ठित व्यक्ति बना दिया। यह पुस्तक वेस्टलैंड बुक द्वारा प्रकाशित किया गया, यानी कि यह जो पुस्तक है वेस्टलैंड बुक द्वारा प्रकाशित किया गया है, और जो कि दूती चंद के यानी कि रहस्य यानी कि कामयाबी यानी इनके संघर्ष जीवन संघर्ष के बारे में वर्णन दर्शाया गया है। अब बात करते हैं कि आप फेयरली पुस्तक आप देख सकते हैं कि ये यहाँ पुस्तक है जो कि दूती चंद के बारे में बताया गया। और बात करते हैं दूती चंद, देख सकते हैं इमेज में दूती चंद है, ये है दूती चंद। आपको जूम करके दिखा दिए हैं कि यह कैसे संघर्ष करके यहाँ गोल्ड मेडल तक पहुँच गई है, और यह इशारा कर रहे हैं कि आ जाओ मैदान में। अब चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अब बात करते हैं 2020 में राजीव गांधी खेल रत्न से सम्मानित किए जाने वाले खिलाड़ी और खेल से संबंधित खिलाड़ी के हम नाम के बारे में हम जानेंगे। तो बात करते हैं रोहित शर्मा क्रिकेटर से संबंधित है, इन्हें भी राजीव गांधी खेल रत्न 2020 में प्रदान किया गया है। और मनिका बत्रा टेबल टेनिस से है, इन्हें भी दिया गया। और बात करते हैं वहीं मरियप्पन टी थंगावेलु जो पैरा एथलेटिक्स से संबंधित है, इन्हें भी दिया गया है। और विनेश फोगाट जो रेसलिंग से संबंधित है, इनको भी सम्मानित किया गया। वही कहते हैं रानी रामपाल जो हॉकी से संबंधित है, अभी वर्तमान में हॉकी टीम के महिला टीम के कप्तान है, इसे भी राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार दिया गया था। और राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार की बात करते हैं 1991-92 से दिया जाता है, और उसकी पुरस्कार की राशि की बात करते हुए वर्तमान में बढ़ाकर 25 लाख कर दिया गया है। अब बात करते हैं हाल ही में 23 जून को ओलंपिक दिवस के रूप में मनाया गया है। और वहीं बात करते हैं पहला ओलंपिक दिवस 23 जून 1948 को लंदन में मनाया गया था। और आधुनिक ओलंपिक खेलों के संस्थापक की बात करते हुए पियर डी कुबर्टिन है। और अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक कमेटी के मुख्यालय की बात करते हैं लुसाने स्विट्जरलैंड में स्थित है। और वहीं बात करते हैं अब ग्रीष्म आने वाले यानी आगामी खेल जो होने वाले हैं उसके बारे में जानेंगे। अब बात करते हैं ग्रीष्मकालीन ओलंपिक खेल, जो इधर इस साइड जितने भी हैं ये सारे ग्रीष्मकालीन ओलंपिक खेल है, इसके बारे में हम जानते हैं। तो 2021 का जो है यह ग्रीष्मकालीन ओलंपिक टोक्यो जापान में होंगे, और 24 की बात करें तो पेरिस फ्रांस में होंगे, और 2028 की बात करें तो लॉस एंजल्स यूएसए में होंगे। और ये जो है इस साइड जितने भी है यानी कि दोनों हैं, तो यह एक शीतकालीन ओलंपिक खेल है जो आने वाले समय में होंगे। और 2022 की बीजिंग शीतकालीन ओलंपिक चीन में होंगे यानी 2022 में। और 2026 की बात करें तो मिलान और काटिना शहर यानी कि इटली के मिलान और काटिना शहर में 2026 में आयोजित होने वाले हैं। अब बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। छठे क्वेश्चन की बात करते हैं हाल ही में मैक्स वेस्टापन ने किस वर्ष का स्टारियन ग्रांड प्रिक्स जीता है? यानी कि हाल ही में मैक्स वेस्टापन ने किस वर्ष का स्टारियन ग्रांड प्रिक्स जीता है? तो यह बात करते हैं 2021 के लिए यह स्टारियन ग्रांड प्रिक्स अवार्ड जीता है। अब बात करते हैं
मैक्स वर्स्टैपन की 2021 के फार्मूला वन सीजन में वर्स्टैपन की यह चौथी जीत है, यानी कि यह 2021 के फार्मूला वन में वर्स्टैपन की यह चौथी जीत है। इसके अलावा इस जीत के साथ साथ वर्स्टैपन ने 156 अंकों के साथ 2021 ड्राइवर चैंपियन स्टैंडिंग में पहला स्थान प्राप्त किया है। और वहीं बात करें इसके बाद हैमिल्टन ने 138 अंकों के साथ इसके बाद स्थान पाया है। और वहीं बात करते हैं लुइस हैमिल्टन ने लुइस हैमिल्टन की बात करते हैं, जो ब्रिटेन के मर्सिडीज कार के ड्राइवर है, यानी कि ब्रिटेन के मर्सिडीज कार के ड्राइवर हैं और दूसरे स्थान पर रहे हैं। और वहीं बात करते हैं वोल्टेरी बोट्टास की, जो फिनलैंड के मर्सिडीज कार के ड्राइवर है। यह जो है वोल्टेरी बोट्टास, ये तीसरे स्थान पर रहे हैं। ये भी मर्सिडीज कार के ड्राइवर है, जो कि फिनलैंड देश से संबंधित है। यह है मैक्स वर्स्टैपन की तस्वीर, जो आप देख सकते हैं, जो इन्होंने 2021 की फार्मूला वन सीजन जीत लिया है। अब बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। अब बात करते हैं 7वें क्वेश्चन की। आर.के. सभरवाल को किस देश का सर्वोच्च नागरिक सम्मान से सम्मानित किया गया है? तो बात करते हैं इसे मंगोलिया देश के सर्वोच्च नागरिक सम्मान से सम्मानित किया गया है। अब बात करते हैं इसके बारे में। इंजीनियर्स इंडिया लिमिटेड के अध्यक्ष और प्रबंधक निदेशक आर.के. सभरवाल को महामहिम द्वारा यानी मंगोलिया के सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार द ऑर्डर ऑफ द पोलर स्टार से सम्मानित किया गया है। तो मंगोलिया देश की अगर पूछे मंगोलिया देश का सर्वोच्च सम्मान क्या है, तो द ऑर्डर ऑफ पोलर स्टार है और इसी से इसको सम्मानित किया गया है। और बात करते हैं मंगोलिया के राष्ट्रपति मंगोलिया में पहली बार तेल रिफाइनरी की स्थापना में उनके द्वारा किए गए उत्कृष्ट योगदान को मान्यता देते हैं। और मंगोलिया सरकार की ओर से यह पुरस्कार मंगोलिया के दूतावास में आयोजित एक समारोह में भारत के लिए मंगोलिया के राजदूत महामहिम गोचिंग गन बोल्ड द्वारा प्रदान किया गया था। और वहीं बात करते हैं यह पुरस्कार की, तो यह कला, संस्कृत, विज्ञान और मानवता के क्षेत्र में उत्कृष्ट योगदान के लिए यह पुरस्कार दिया जाता है। और बात करते हैं मंगोलिया की राजधानी की, तो मंगोलिया की राजधानी उलान बटोर है। और मंगोलिया की मुद्रा की बात करते हैं तो मंगोलियाई तोगरेक की मुद्रा है। और वहीं बात करते हैं मंगोलिया के राष्ट्रपति उखना खुरेलसुख है, यानी कि उखना खुरेलसुख, यह इनको बहुत ही सुख है, इसीलिए इसका नाम जो है लगता है उखना खुरेलसुख रखा गया है। तो बात करते हैं, देख सकते हैं इस तस्वीर में कुछ इस प्रकार जो है तस्वीर दिखाया जा रहा है, जो कि यह पुरस्कार जो है मंगोलिया का सर्वोच्च सम्मान है, यह जो प्रदान किया जा रहा है, देख सकते हैं आप। अब बात करते हैं मंगोलिया की। मंगोलिया एक एशियाई देश है, जो कि आप देख सकते हैं ये भारत है, अपना भारत, और ये धोखेबाज चीन है, और धोखेबाज चीन के ऊपर में ये मंगोलिया देश है, जो मध्य एशियाई देश है। अब बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। अब बात करते हैं 8वें क्वेश्चन की। किसके द्वारा उड़ीसा तट से उन्नत पिनाका रॉकेट का सफल परीक्षण किया गया, यानी कि किसके द्वारा यह इसका पिनाका का उन्नत किस्म के पिनाका का सफल परीक्षण किया गया, तो ये DRDO के द्वारा किया गया है। अब बात करते हैं वही DRDO की, तो DRDO की स्थापना की बात करते हैं 1958 में किया गया था। और नासा का भी स्थापना की बात करते हैं, जो अमेरिकी स्पेस एजेंसी है, उसका भी स्थापना 1958 में किया गया था। और वहीं बात करते हैं DRDO की, तो DRDO की का फुल फॉर्म होता है यानी कि डिफेंस रिसर्च डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। और DRDO की बात करते हैं अभी वर्तमान में चेयरमैन तो G सतीश रेड्डी है। और वहीं बात करते हैं इसरो की, तो इसरो की स्थापना की बात करते हैं 1969 में किया गया था। और उसकी वर्तमान में अध्यक्ष की बात करें तो के सिवान अध्यक्ष है। और इसरो की फुल फॉर्म की बात करते हैं इंडियन स्पेस ऑर्गेनाइजेशन रिसर्च, यानी कि इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन इसका फुल फॉर्म है। और वहीं बात करते हैं पिनाका के बारे में। यह एक उन्नत किस्म की पिनाका रॉकेट लॉन्चर है, इसके द्वारा रॉकेट को लॉन्च किया गया है। और जो है पहले इसका जो रेंज की बात करते हैं 45 किलोमीटर से कम था, अब इसको बढ़ाकर 45 किलोमीटर कर दिया गया है। और वहीं बात करते हैं रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन DRDO ने स्वदेश में विकसित पिनाका रॉकेट को विस्तारित रेंज संस्करण का सफलतापूर्वक परीक्षण किया, यानी कि नए किस्म की उनकी उन्नत किस्म की पिनाका रॉकेट का सफल परीक्षण किया है। और वहीं बात करें रॉकेट उड़ीसा के तट पर चौंदीपुर के एकीकृत परीक्षण रेंज से एक मल्टी बैरल रॉकेट को लॉन्चर से लॉन्च किया गया है, यानी कि यहाँ जो भी मिसाइल सिस्टम होते हैं तो उड़ीसा के चौंदीपुर से ही
यानी कि लॉन्च किया जाता है, टेस्ट किया जाता है वहीं पे। और वहीं बात करते हैं पिनाका रॉकेट सिस्टम, एक उन्नत रेंज संस्करण जिसकी रेंज की बात करें तो 45 किलोमीटर की दूरी पर लक्ष्य को नष्ट कर सकता है। यानी कि पहले जो था इससे कम था और इसे बढ़ाकर जो है उन्नत किस्म बनाया गया और इसका रेंज को बढ़ाया गया है। अब बात करते हैं वहीं पिनाका रॉकेट लॉन्चर की, तो आप देख सकते हैं पिनाका रॉकेट लॉन्चर है जो यहाँ से यानी कि किसी भी जगह से ट्रक या स्थल यानी कि इसे लॉन्च कर सकते हैं। और जो है अभी हाल ही में जो भारत में जो है यानी कि भारत में जो कल जो घटना हुई थी, एयरफोर्स पर पहली बार जो है ड्रोन से हमला किए गए थे और यह बहुत ही दुख की घटना है। और यह जो करतूत है यह पाकिस्तान की कायराना हरकत है जो ये कभी सुधरने वाले नहीं है। तो उसके लिए जो है यानी की बात करते हैं तो उसके लिए या रूस के S-400 डिफेंस सिस्टम प्रणाली ही भारत को ज़रूरत है, और या नहीं तो इजराइल की यानी कि इजराइल के आयरन डोम पद्धति मिसाइल सिस्टम की भारत को बहुत ही ज़रूरत है, जिससे पाकिस्तान को अच्छी तरह से सबक सिखाया जा सके। तो यह भी बहुत ही यानी कि विख्यात है, यानी कि एग्जाम के दृष्टिकोण से आपको पूछे जा सकते हैं आयरन डोम पद्धति किस देश की है, तो यह इजराइल की है। और S-400 मिसाइल सिस्टम की बात करें तो रूस से है। और वहीं बात करते हैं रूस के सहयोग से ही भारत में ब्रह्मोस मिसाइल का डेवलप किया गया है, यानी कि विकसित किया गया है। अब बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। अब बात करते हैं 90 क्वेश्चन की या 9 नंबर क्वेश्चन की। हाल ही में कौन संयुक्त रूप से शीर्ष स्कोर करने वाले सर्वकालिक पुरुष अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ी बन गए हैं? यानी कि हाल ही में कौन संयुक्त रूप से शीर्ष स्कोर करने वाले सर्वकालिक पुरुष अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ी बन गए हैं? तो यह क्रिस्टियानो रोनाल्डो बन गए हैं। अब बात करते हैं क्रिस्टियानो रोनाल्डो के बारे में, तो यह जो है पुर्तगाल के यानी कि पुर्तगाल के एक फुटबॉल खिलाड़ी है। और वहीं बात करते हैं अब लियोनेल मेसी की, तो लियोनेल मेसी की जो है अर्जेंटीना के फुटबॉल खिलाड़ी है। अब बात करते हैं रोजर फेडरर की, तो रोजर फेडरर एक स्विट्जरलैंड के टेनिस खिलाड़ी है। और राफेल नडाल की बात करें तो यह स्पेन के टेनिस खिलाड़ी है। अब बात करते हैं क्रिस्टियानो रोनाल्डो के बारे में। क्रिस्टियानो रोनाल्डो ने 1993 और 2006 के बीच में 149 मैचों में 109 बार स्कोर किया था, यानी कि 149 में 109 बार स्कोर किया था। क्रिस्टियानो रोनाल्डो ने 176 मैचों में 109 गोल के साथ पुरुष के समग्र स्कोरिंग रिकॉर्ड को टाई करने के लिए 2 पेनाल्टी किए और फ्रांस के साथ 2-2 से ड्रॉ के बाद यूरोपीय चैंपियनशिप में पुर्तगाल के 16 के दौर में आगे बढ़ा है, यानी कि 16 के दौर में आगे बढ़ा है और संयुक्त रूप से स्कोर करने वाले शीर्ष खिलाड़ी बन गए हैं। तो यह है क्रिस्टियानो रोनाल्डो। आप देख सकते हैं इसकी तस्वीर पिक्चर में इस प्रकार दिखाया गया है। तो यह जो है क्रिस्टियानो रोनाल्डो है, आप देख सकते हैं। अब बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। अब बात करते हैं 10वें क्वेश्चन की। झारखंड राज्य क्रिकेट संघ ने बोकारो शहर में एक अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम के निर्माण के लिए डैश बोकारो स्टील प्लांट के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। तो यह सेल बोकारो स्टील प्लांट के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। अब बात करते हैं सेल की, तो सेल की स्थापना की बात करते हैं 1974 यानी 1974 में किया गया था। एनटीपीसी की स्थापना की बात करते हैं 1975 में किया गया था। एलआईसी की स्थापना की बात करते हैं तो 1956 में इसका स्थापना किया गया था। अब बात करते हैं स्टेडियम जो बनाया जा रहा है उसके बारे में हम बात करते हैं। एक बार स्टेडियम तैयार हो जाने के बाद बोकारो, जमशेदपुर और रांची के बाद अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम बनाने वाले झारखंड का तीसरा शहर बन जाएगा। यानी कि यह जो है बोकारो जो है यह तीसरा शहर बन जाएगा, यानी कि यह स्टेडियम बनाने वाले एक बार में स्टेडियम तैयार हो जाने के बाद बोकारो, जमशेदपुर, रांची के बाद अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम बनने वाले झारखंड तीसरा शहर बन जाएगा। और वहीं बात करते हैं भारत का सबसे बड़ा हॉकी स्टेडियम जो हाल ही में बनाया जा रहा है, जो भारत का सबसे बड़ा होगा, यह उड़ीसा में बनाया जा रहा है, जो जिसका नाम होगा बिरसा मुंडा स्टेडियम। यानी कि बात करते हैं कि आपको क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं कि बिरसा मुंडा स्टेडियम कहाँ पर स्थित है, यानी कि भारत का सबसे बड़ा बिरसा मुंडा हॉकी स्टेडियम किस राज्य में है, तो यह उड़ीसा में स्थित है। अब बात करते हैं झारखंड के बारे में, तो झारखंड की राजधानी वर्तमान में रांची है और इसके मुख्यमंत्री की बात करते हैं हेमंत सोरेन मुख्यमंत्री है अभी वर्तमान में, जो कि झारखंड मुक्ति मोर्चा पार्टी से संबंधित है।
और वहीं बात करते हैं राज्यपाल की। द्रौपदी मुर्मू राज्यपाल है अभी वर्तमान में झारखंड का। और मुख्य न्यायाधीश की बात करें तो रवि रंजन अभी वर्तमान में झारखंड के मुख्य न्यायाधीश है। और स्थापना की बात करें तो झारखंड यानी कि 15 नवंबर 2000 ईस्वी में झारखंड बिहार से अलग हुआ था। और वहीं बात करते हैं सीट लोकसभा की तो 14 है, यानी कि 14 लोकसभा सीट है। और राज्यसभा सीट की बात करते हैं 6 है। और विधानसभा सीट की बात करें तो 81 विधानसभा सीटें हैं। अब बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। अब बात करते हैं हाल ही में लोकप्रिय लेखक इमैनुएल केरेर को इस साल के स्पेनिश प्रिंसेस ऑफ अस्टियस लिटरेचर अवार्ड से सम्मानित किया गया है। यह किस देश से संबंधित है? तो यह बात करते हैं फ्रांस देश से संबंधित है। अब बात करते हैं इस पुरस्कार के बारे में। तो प्रिंसेस ऑफ अस्टियस लिटरेचर अवार्ड की तो इसमें कुल 50,000 यूरो दिए जाते हैं, यानी 50,000 यूरो दिए जाते हैं। और बात करते हैं इस पुरस्कार की तो स्पेनिश सिंहासन के उत्तराधिकारी राजकुमारी लियोनोर के नाम पर फाउंडेशन द्वारा दिए जाते हैं, यानी कि यह पुरस्कार जो है वहाँ के राजकुमारी लियोनोर के नाम पर फाउंडेशन के द्वारा 8 प्रतिष्ठित पुरस्कारों में से एक है। यानी कि यह पुरस्कार जो वहाँ के 8 प्रतिष्ठित पुरस्कारों में से यह पुरस्कार एक है। और वही बात करते हैं पुरस्कार की तो पुरस्कार विभिन्न विषयों में कला, सामाजिक विज्ञान और खेल आदि के कवर करते हैं, यानी कि इस क्षेत्रों में प्रतिष्ठित व्यक्ति को यह पुरस्कार दिए जाते हैं। अब बात करते हैं फ्रांस की। तो फ्रांस देख सकते हैं फ्रांस यहाँ पे है। और फ्रांस की राजधानी की बात करें पेरिस है। और फ्रांस की बात करते हैं यूरोपीय कंट्री है। और बात करते हैं फ्रांस के बारे में। अब फ्रांस जो है डोबर जल संधि, यानी कि डोबर जल संधि इंग्लिश चैनल और उत्तरी सागर को जोड़ती है, यानी डोबर जल संधि। ये क्वेश्चन बराबर एग्जाम में पूछे जाते हैं। डोबर जल संधि किसको किसको जोड़ती है? तो यह इंग्लिश चैनल और उत्तरी सागर को जोड़ती है। अब बात करते हैं यह अटलांटिक महासागरीय देशों को यूरोप के उत्तरी देशों तक पहुंच को आसान बनाती है, यानी कि महासागरीय देशों को ऊपरी यूरोप के उत्तरी देशों तक पहुंच को आसान बनाती है। और यह जल संधि ब्रिटिश द्वीप समूह और फ्रांस के मध्य स्थित है। और बात करते हैं फ्रांस की। तो फ्रांस को फैशन नगरी या सुंदरियों यानी कि सुंदर यानी फैशन नगरी के नाम से भी जाना जाता है, यानी कि प्रसिद्ध है। और बात करते हैं फ्रांस से ही कुल 36 राफेल विमानों का सौदा हुआ था। और फ्रांस से ही राफेल विमान है जो डसॉल्ट एविएशन कंपनी के द्वारा बनाया जाता है, यानी कि भारत जो है 36 राफेल विमान फ्रांस से ही खरीदा है और जो बहुत ही शक्तिशाली विमान है। अब बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। अब बात करते हैं इंड आर ए ने FY22 के लिए भारत की GDP विकास दर 9.6 पर संशोधित किया, यानी कि 9.6% रहने का अनुमान लगाया है। वहीं बात करते हैं विश्व बैंक ने केरल के लिए USD 125 मिलियन की वित्तीय सहायता को मंजूरी दी है। तो भारत जो है लोन लेने में बहुत ही माहिर है, इसे कुछ मिले कि ना मिले लोन जरूर चाहिए। अब बात करते हैं यह हाल ही में सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम दिवस के रूप में 27 जून को मनाया गया, यानी कि 27 जून को सूक्ष्म लघु और मध्यम दिवस के रूप में 27 जून को मनाया जाता है। अब बात करते हैं पैसा बाजार। SBM बैंक ने स्टेप अप क्रेडिट कार्ड लॉन्च करने की घोषणा की, यानी कि पैसा बाजार ने SBM बैंक ने स्टेप अप क्रेडिट कार्ड को लॉन्च करने की घोषणा की है। अब बात करते हैं वहीं भारत की पहली वर्ल्ड हेरिटेज सिटी अहमदाबाद तथा दूसरी जयपुर है। और वहीं बात करते हैं अहमदाबाद साबरमती नदी के किनारे स्थित है। यह याद रखिएगा, बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। भारत की पहली वर्ल्ड हेरिटेज सिटी की बात करते हैं अहमदाबाद है और दूसरी जयपुर है। यह एग्जाम के दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण है। अब बात करते हैं और भी महत्वपूर्ण क्वेश्चन की। ये बहुत ही महत्वपूर्ण है, VVI क्वेश्चन कह सकते हैं, जितना भी मतलब स्टार लगा सकते हैं VVI। अब बात करते हैं सूत्रों से मिली खबरों के अनुसार कोलकाता की हुगली नदी के नीचे बनाया गया मेट्रो ट्रेन ट्रैक का निर्माण हो चुका है। यहाँ पर ट्रेन पानी के अंदर एक सुरंग से गुजरेगी जो लगभग 520 मीटर लंबा और 30 मीटर गहरा बनाया गया है और जो दूसरे स्टेशन तक पहुँचने के लिए करीबन 60 सेकेंड का वक्त लगाएगी। और यह जो है हुगली यानी कि पानी के नीचे चलने वाला पहली मेट्रो होगा। यानी भारत की बात करें तो पानी के नीचे हुगली नदी के में चलने वाले भारत का एकमात्र मेट्रो ट्रेन होगा। तो याद रखिएगा, बहुत ही महत्वपूर्ण है, यानी कि पूछे जा सकते हैं एग्जाम में। पानी के नीचे चलने वाले एकमात्र मेट्रो कहाँ पे यानी कि चलाया जा रहा है? तो एकमात्र मेट्रो कौन है? तो कोलकाता मेट्रो है। अब बात करते हैं अगले क्वेश्चन।
अब बात करते हैं दीपिका कुमारी के बारे में। दीपिका कुमारी जो तीरंदाजी से संबंधित है, इन्होंने बहुत ही गजब कारनामा करके दिखाई है हाल ही में। तो तीरंदाजी में भारत की दीपिका कुमारी ने विश्व कप के तीसरे चरण में एक दिन में 3 स्वर्ण पदक जीतकर हैट्रिक लगाई है और इतिहास रच दिया है। वहीं बात करते हैं रांची की तीरंदाज, यानी कि रांची के रहने वाले हैं तीरंदाज दीपिका कुमारी ने पेरिस में खेली जा रही विश्व कप तीरंदाजी प्रतियोगिता में तो स्वर्ण पदक की हैट्रिक लगाई है। दीपिका ने कोमोलिका बाड़ी और अंकिता भगत के साथ मिलकर रिकवर महिला एक स्वर्ण पदक जीता है। इसके 1 घंटे बाद ही दीपिका ने अपने पति अतनु दास के साथ मिलकर मिश्रित युगल का खिताब भी जीत लिया है। और बात करते हैं दूसरे गोल्ड जीतने के लगभग 3 घंटे बाद ही दीपिका ने एक दिन का तीसरा और सबसे महत्वपूर्ण एकल रिकर्व महिला का खिताब भी अपने नाम कर दिया है। यानी कि 5 घंटे में 3 स्वर्ण पदक जीतने वाली जब पहली, यानी कि भारत के इतिहास में पहले तीरंदाज बन गई है। और यह बात करते हैं रांची के रहने वाले हैं और इन्होंने बहुत ही गजब कारनामा करके दिखाया है। अब बात करते हैं पुरस्कार और सम्मान की, जो एग्जाम के दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण है और यह रेलवे एनटीपीसी एग्जाम में पूछे जा सकते हैं और पिछले कई एग्जाम में पूछे जा सके हैं, यानी पूछ लिए गए हैं। और बात करते हैं अंतर्राष्ट्रीय रेंजर अवार्ड महेंद्र गिरी को दिया गया है। और वहीं बात करते हैं 51 में दादा साहेब फाल्के पुरस्कार रजनीकांत को दिया गया है। और 50वें की बात करें तो यह 50वें दादा साहेब फाल्के पुरस्कार जो है अमिताभ बच्चन को दिया गया है। और 30वां जीडी बिरला पुरस्कार प्रोफेसर सुमन चक्रवर्ती को दिया गया है। और वहीं बात करते हैं देवी शंकर अवस्थी पुरस्कार 2020 आशुतोष भारद्वाज को दिया गया है। अब बात करते हैं छत्तीसगढ़ वीरानी पुरस्कार दूती चंद को दिया गया है। और ई पंचायत पुरस्कार 2021 उत्तर प्रदेश को दिया गया। और ई पंचायत पुरस्कार 2020 जो है यह हिमाचल प्रदेश को दिया गया था। सर रिचर्ड हेड्रिक पदक की बात करते हैं तो केन विलियमसन को दिया गया था। और वहीं बात करते हैं 68वें ग्रैंड मास्टर अवार्ड अर्जुन कल्याण को दिया गया है। और वहीं बात करते हैं नेल्सन मंडेला विश्व मानवतावादी पुरस्कार 2021 की बात करें तो रुमाना सिन्हा सहगल को दिया गया है। नेल्सन मंडेला विश्व मानवतावादी पुरस्कार 2021 की बात करें तो रुमाना सिन्हा सहगल को दिया गया है। वाइल्ड इनोवेटर अवार्ड पाने वाली पहली भारतीय महिला की बात करें तो कृति करंत है। और वहीं बात करते हैं भारतीय मूल के प्रथम व्यक्ति जिसने 15वां शेख जायद बुक पुरस्कार जीता है तो ताहिरा कुतुबुद्दीन है, यानी कि ताहिरा कुतुबुद्दीन है। और वहीं बात करते हैं विश्व खाद्य पुरस्कार 2021 की तो यह डॉक्टर शकुंतला हरक सिंह को दिया गया है। अब बात करते हैं ग्रीन ऊर्जा अवार्ड 2021 ईडा को दिया गया है, IRED को दिया गया है, यानी कि ईडा को दिया गया है। और वहीं बात करते हैं विटली अवार्ड 2021 नुक्लू फॉर्म को दिया गया है, यानी कि नुक्लू फॉर्म जो नागालैंड से संबंधित है। और वहीं बात करते हैं 69 में यानी 69 में मिस यूनिवर्स 2021 का खिताब इंडिया मेजा को दिया गया, यानी कि इंडिया मेजा ने जीता है। चलिए तो दोस्तों अब कल के क्वेश्चन का करंट का रिवीजन कर लेते हैं फटाफट से। तो NSTC ने किसके साथ मिलकर डिजिटल स्किल चैंपियनशिप प्रोग्राम लॉन्च किया है तो यह व्हाट्सएप के साथ मिलकर यह प्रोग्राम लॉन्च किया है। वहीं बात करते हैं NSDC की बात करें तो इसका फुल फॉर्म होता है नेशनल स्किल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन। अब बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। हाल ही में किसने EPGS नामक एक केंद्रीकृत वेब आधारित वर्क फेलो आधारित IT प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है तो यह LIC के द्वारा लॉन्च किया गया है। अब बात करते हैं हाल ही में माइक्रोसॉफ्ट ने आधिकारिक तौर पर अपना कौन सा नया विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम लॉन्च किया है तो यह विंडोज 11 को लॉन्च किया है। अब बात करते हैं यातना पीड़ितों के समर्थन में अंतर्राष्ट्रीय दिवस किस दिन मनाया जाता है तो यह 26 जून को मनाया जाता है। भारत का पहला स्वदेशी विमान वाहक किस वर्ष में कमीशन किया जाएगा तो यह बात करते हैं 2022 में कमीशन किया जाएगा। अब बात करते हैं 5G प्रौद्योगिकी पर डैश और गूगल क्लाउड का सहयोग होगा, यानी कि 5G प्रौद्योगिकी पर जो है जियो और गूगल क्लाउड का सहयोग होगा। अब बात करते हैं भारत और किस देश ने संयुक्त रूप से टैक्स इंस्पेक्टर विदाउट बॉर्डर्स को लॉन्च किया है तो यह भूटान ने लॉन्च किया है। भारत और भूटान ने संयुक्त रूप से इस टैक्स इंस्पेक्टर विदाउट बॉर्डर्स लॉन्च किया है। अब बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। हाल ही में किस सरकार ने मुख्यमंत्री कोविड-19 परिवार आर्थिक सहायता योजना की शुरुआत की है तो यह दिल्ली सरकार के द्वारा किया गया है। संयुक्त राष्ट्र के आंकड़ों के अनुसार 2021 तक
दुनिया भर में विधवाओं की अनुमानित संख्या कितनी है? तो यह 258 मिलियन दुनिया भर में अनुमानित विधवाओं की संख्या है। अंतर्राष्ट्रीय नशा निषेध दिवस हर साल किस तिथि को मनाया जाता है? तो यह 26 जून को मनाया जाता है। अब बात करते हैं पिछली सदी के विश्व के सबसे बड़े दानी व्यक्ति के रूप में कौन उभरे हैं? तो यह जमशेदजी टाटा उभरे हैं। अब बात करते हैं भारत के नाम से आधिकारिक ओलंपिक थीम के जरिए लक्ष्य तेरा सामना, यानी कि भारत के नाम से आधिकारिक ओलंपिक थीम जो लॉन्च किए गए उसका गीत है तो लक्ष्य तेरा सामने है। अब बात करते हैं राइटर्स इंस्टीट्यूट डिजिटल न्यूज रिपोर्टर के अनुसार भारत भरोसे के स्तर पर स्थान रहा है, यानी कि भरोसे के स्तर पर कौन सा स्थान रहा है? तो तीसरे स्थान पर रहा है। अब बात करते हैं किस अभिनेता ने अपनी आत्मकथा विल लॉन्च करने की घोषणा की है? तो वी से विल स्मिथ ने लॉन्च करने की घोषणा की है। हम बात करते हैं राज्य के इलेक्ट्रिक कार को खरीदने पर 1.5 लाख रुपये तक की सब्सिडी देने की घोषणा की है। तो किस सरकार ने की है? तो गुजरात सरकार ने किया है। और मूडीज इन्वेस्टर्स सर्विस ने वर्ष 2021 के लिए भारत की जीडीपी प्रतिशत कितना रहने का अनुमान लगाया गया है? तो यह लगाया है 6% रहने का अनुमान लगाया है। अब बात करते हैं भारत ने किस देश के साथ कृषि संबंध क्षेत्रों में सहयोग के लिए समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है? तो फिजी के साथ हस्ताक्षर किया है। और OnePlus ने अपनी वेरिएबल श्रेणी के लिए ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किसे किया है? तो जसप्रीत बुमराह को किया है। अब बात करते हैं लॉन्च पुस्तक माई जॉय एंड सॉरो एज ए मदर ऑफ ए स्पेशल चाइल्ड के लेखक कौन है? तो डॉक्टर कृष्णा सक्सेना है। अब बात करते हैं देश की सेना ने एक हवाई उच्च शक्ति वाले लेजर का सफलतापूर्वक परीक्षण किया है। तो इजराइल ने किया, यानी कि किस देश की ने एक हवाई उच्च शक्ति वाले लेजर का सफलतापूर्वक परीक्षण किया है? इजराइल के द्वारा किया गया, यानी कि हवा में लेजर के द्वारा ही मार गिराने के लिए यह परीक्षण किया गया है, यह सफल रहा है। अब बात करते हैं स्टैटिक जीके की, जो आने वाले एग्जाम के दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है और यह प्रीवियस ईयर में सारे पूछे गए सवाल हैं और आने वाले भी एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। अब बात करते हैं फिलोलॉजी के अंतर्गत किसका अध्ययन किया जाता है? यानी फिलोलॉजी के अंतर्गत किसका अध्ययन किया जाता है? तो यह भाषाओं का अध्ययन किया जाता है। भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर की स्थापना कब किया गया था? तो यह 1954 में किया गया था। अब बात करते हैं संत घाटी बचाओ का नारा किसने दिया था? तो संत घाटी बचाओ का नारा सुगाथा कुमारी के द्वारा दिया गया था। और वहीं बात करते हैं नर्मदा बचाओ आंदोलन की शुरुआत मेधा पाटकर के द्वारा उत्तराखंड से किया गया था। अब बात करते हैं निम्नलिखित में से कौन सा एक सरोदवादक नहीं है? तो अली अकबर खान सरोदवादक है और अलाउद्दीन खान जो है ये भी सरोदवादक है। अमजद अली खान भी सरोदवादक है। और वहीं बात कर अल्लाह रखा खान जो है यह एक तबला वादक है, सरोदवादक नहीं है। अब बात करते हैं रिजर्व बैंक के गठन की सिफारिश किस आयोग ने की थी? यानी कि रिजर्व बैंक के गठन की सिफारिश किस आयोग के द्वारा किया गया था? तो हिमल्टन यंग कमीशन के द्वारा किया गया था, यानी कि यंग हिमल्टन आयोग के द्वारा किया गया था। अब बात करते हैं नेपाल की मुद्रा क्या है? तो नेपाल की मुद्रा की बात करते हैं, रुपया है, यानी कि जितने भी पड़ोसी देश है लगभग में रुपया ही चलता है। यानी कि नेपाल हुआ, म्यांमार तो बात नहीं करते हैं, मालदीव हुआ, इंडोनेशिया हुआ, श्रीलंका हुआ, ये सब, यानी कि पाकिस्तान हुआ, ये चारों पांचों देश में और देश है जिसमें रुपया मुद्रा चलता है। अब बात करते हैं हॉर्नबिल त्यौहार कहाँ मनाया जाता है? हॉर्नबिल त्यौहार जो है नागालैंड में प्रसिद्ध है और नागालैंड में ही मनाया जाता है। अब बात करते हैं नेशनल डिफेंस एकेडमी कहाँ स्थित है? तो नेशनल डिफेंस एकेडमी पुणे में स्थित है। अब बात करते हैं दक्षिण गंगोत्री भारतीय वैज्ञानिक द्वारा स्थापित एक रिसर्च बेस स्टेशन है, यह कावेरी बेसिन में स्थापित किया गया है। अब बात करते हैं ब्रिक्स डेवलपमेंट बैंक को अब क्या नाम दिया गया है? तो यह न्यू डेवलपमेंट बैंक नाम दिया गया है। अब बात करेंगे पीटी उषा के बारे में, जिसका जन्मदिन 27 जून को मनाया गया। यह एक बहुत ही मशहूर खिलाड़ी है और यह बात करें तो यह भारत की एक शेरनी है जो भारत की ऑन वन शान है। अब बात करते हैं पीटी उषा के बारे में। पीटी उषा से संबंधित एक ना एक क्वेश्चन जरूर पूछे जा सकते हैं, जो हाल ही में इसका जन्मदिवस मनाया गया। और यह बात करते हैं पीटी उषा की, तो पीटी उषा भारतीय ट्रैक और फील्ड रानी भी कही जाती है, यानी कि भारतीय ट्रैक और फील्ड रानी
मानी जाने वाली एथलीट पीटी उषा को कहा जाता है, यानी कि भारतीय ट्रैक और फील्ड की रानी पीटी उषा को कहा जाता है। और उसका जन्मदिन की बात करें तो 27 जून को हाल ही में मनाया गया है। वहीं बात करते हैं पीटी उषा का जन्म केरल के कोझिकोड जिले में पयोली ग्राम में हुआ था। और बात करते हैं पीटी उषा का जन्म यानी कि पिल्लावल्लकट्टी थक्केपरम्बिलम यानी थक्केपरम्बिलम पीटी उषा का पूर्ण नाम है, यानी कि पिल्लावुल्लकट्टी थक्केपरम्बुलम उषा यानी कि इसका पूरा नाम है। और इसका जन्म दिवस की बात करते हैं, जन्म दिवस 27 जून 1964 में इसका जन्म हुआ था। और बात करते हैं इन अन्य नाम यानी कि अन्य नाम, इसका अन्य नाम पयोली एक्सप्रेस और सुनहरी कन्या इसका अन्य नाम है, यानी कि पीटी उषा की बात करते हैं पयोली एक्सप्रेस और सुनहरी कन्या इसका अन्य नाम है। और वही बात करते हैं माता पिता, पैतल इसके पिता, लक्ष्मी इसके माता का नाम है। और बच्चे की बात करते हैं इसके बच्चे का नाम उज्जवल है। और वही बात करते हैं इन्हें पद्मश्री और अर्जुन पुरस्कार से सम्मानित किया जा चुका है, यानी कि पद्मश्री और अर्जुन पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। तो बात करते हैं एथलेटिक्स किताबें, यानी कि इसकी किताबें की बात करते हैं पीटी उषा की तो गोल्डन गर्ल द ऑटोबायोग्राफी ऑफ पीटी उषा इसके किताब है, यानी कि इसकी किताब जो है पीटी उषा की तो गोल्डन गर्ल द ऑटोबायोग्राफी ऑफ पीटी उषा इनके बुक का नाम है। तो याद रखिएगा, जो एग्जाम के दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण है। उम्मीद करते हैं कि ये श्रृंखला आपको पसंद आ रही होंगी। कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। अगर आपको अच्छा लगेगा तो इस तरीके से हम लोग इसे जारी रखेंगे और आने वाले समय में हमारा प्रयास यही रहेगा ताकि आप किसी भी एग्ज़ाम से पहले आपकी तैयारी बेहतर हो। साथ ही साथ आप किसी भी एग्ज़ाम से पहले रिवीजन कर ले तो मैक्सिमम आपके प्रश्न एग्ज़ाम में यहाँ से आ सकते हैं। धन्यवाद।